वो कौन लोग हैं कि जो भारत में हमेशा से रह रहे हैं, मतलब हजारों साल पहले भी जिनके बाप दादा यहीं पर रहा करते थे। जबकि वो कौन हैं कि जो बाद में अलग अलग दौर में अलग अलग इलाकों से आए और फिर यहाँ पर आकर आबाद हो गए। ये वो सवाल है कि जो आज की डेट में भारत के अंदर बहुत नॉर्मल हो चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया पर आए दिन इस टॉपिक पर डिबेट होती रहती है और इन डिबेट्स के अंदर ये देखा जाता है कि जहाँ एक तरफ कुछ लोग तो इसको धर्म के आधार पर ही डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब फला धर्म के लोग बाहर से आए, फला यहीं के थे तो फला वहाँ से आए हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग जबानों, कलर या बाकी चीजों से अंदाजे लगाने की कोशिशें करते हैं। मगर दोस्तों, अगर कोई इस सवाल को लेकर वाकई सीरियस होता है और किताबों के जरिए से इसको जानने और समझने की कोशिश करता है, तो उस इंसान को जो चीज सबसे पहले नजर आती है वो चीज है आर्यन थ्योरी। जी हाँ, वही कि जिसको कुछ लोगों की तरफ से आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो कुछ की तरफ से आर्यन माइग्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। हमारी ये कहानी 18वीं सदी से शुरू होती है कि जब एक ब्रिटिश लैंग्वेज एक्सपर्ट विलियम जोन्स भारत आया। भारत में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसको बहुत जल्द ही ये महसूस हुआ कि हिंदुस्तान का जो पूरा नॉर्थ का इलाका है, वहाँ पर जितनी भी जबानें बोली जाती हैं, वो चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, पंजाबी या फिर बंगाली हो, इन सभी में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो हूबहू उन अल्फाजों से मैच करते हैं कि जो उसके इलाके मतलब यूरोप की भी अलग अलग जबानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरोप ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया की इन जबानों के बहुत सारे अल्फाज मिडिल ईस्ट के फारस के इलाके मतलब आज के हिसाब से देखें तो ईरान की जबान से भी मेल खाते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे माँ बाप हैं उनको संस्कृत जबान में मातृ पितृ कहा जाता है, जबकि लैटिन के अंदर माटर पीटर कहा जाता है। ऐसे ही ग्रीक में मेदर पादर तो इटालियन में माद्रे और पादरे कहा जाता है। इंग्लिश में जैसा कि हम जानते ही हैं कि फादर और मदर कहा जाता है, जबकि फारसी जबान में मादर पिदर कहा जाता है। मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में बोली जाने वाली जबानों में माँ बाप के लिए ये सारे अल्फाज मैच कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मामला भाई के साथ भी नजर आता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ संस्कृत में भाई को भ्राता कहा जाता है तो वहीं इंग्लिश में ब्रदर कहा जाता है, और जानते हैं कि फारसी में भी उसको बरादर कहा जाता है। ऐसे ही सपने मतलब के ख्वाब को संस्कृत में स्वप्ना कहा जाता है तो लिथुएनियंस में सापनास कहा जाता है। ऐसे ही स्मोक मतलब के धुएं को संस्कृत में धुमा कहा जाता है तो लिथुएनियंस में धुमास कहा जाता है। संस्कृत में जो देवी है उसको यूरोप के लैटिन में डीवा कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही दांत को लैटिन में डेंटिस्ट कहते हैं, और बाद में फिर इंग्लिश का जो डेंटिस्ट वर्ड है वो भी इधर से ही आया है। संस्कृत में आग को अग्नि कहा जाता है, वही लैटिन जबान में इग्निस बोला जाता है, और यहीं से फिर इंग्लिश का वर्ड इग्निशन भी निकलता है। इन शब्दों को तो भूल ही जाइए, बल्कि संस्कृत और ये जो यूरोप की अलग अलग जबानें हैं इनकी तो गिनतियों और इसके अलावा ग्रामर के बीच तक बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। यही वो चीज थी कि जिसने विलियम जेम्स को काफी हैरान किया। उसने इस पर काफी छानबीन की, लंबी रिसर्च की और उसके बाद वो एक नतीजे पर पहुंचा। नतीजा ये था कि हिंदुस्तान की ये पुरानी संस्कृत जबान यूरोप की अलग अलग जबानों से जिस बड़े लेवल पर मेल खा रही है, ये कोई इत्तिफाक नहीं हो सकता है, बल्कि हो न हो इतिहास में इनका आपस में जरूर कोई गहरा कनेक्शन है। बाद में जब धीरे धीरे और रिसर्च हुई तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने ये नतीजा निकाला कि ये जितनी भी जबानें हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया वाली, यूरोप वाली और पर्शियन जबानें, ये सारी की सारी एक ही लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं कि जिसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। इसी के साथ ये भी पता चला कि ये सारी की सारी जबानें ही किसी एक जबान से निकली हैं, किसी एक जबान की ही औलादे हैं। एक ऐसी जबान की जो बहुत पहले ही हमारी इस दुनिया से गुमशुदा हो चुकी है, गायब हो चुकी है, और जिसको एक्सपर्ट्स की तरफ से नाम दिया गया है प्रोटो इंडो यूरोपियन का, या जिसको बहुत सारे लोगों की तरफ से पाई लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी पैदा हो चुका होगा कि ये जो पाई जबान है कि जिससे ये सारी जबानें निकली हैं, इनको बोलने वाले कौन थे, कहाँ रहा करते थे और ये जबान कब और कहाँ बोली जाती थी? तो इसका जवाब ये है कि इस जबान को बोलने वाले लोगों को यमनाया कहा जाता था, कि जो आज से लगभग 5000 साल पहले उस सेंट्रल एशिया में रहा करते थे कि जो ईरान और टर्की से ऊपर और रशिया के नीचे मौजूद है। वैसे तो ये वो दौर था कि जब ऑलरेडी दुनिया के अलग अलग इलाकों में खेतीबाड़ी का फन पूरी तरीके से फैल चुका था। तमाम लोग खेतीबाड़ी करने लगे थे, और हिंदुस्तान, बाबुल और मिस्र की जो तहजीबें थी वहाँ पर तो इन लोगों ने एडवांस शहर तक बसा लिए थे। मगर सेंट्रल एशिया के घास के मैदानों में बसने वाले ये जो यमनाया लोग थे, ये इनसे बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इनके पास कोई शहर वगैरह नहीं थे, बल्कि ये खाना
खाना बदोश हुआ करते थे, वक्त वक्त पर अपने रहने की जगहों को बदलते रहते थे। आज यहाँ पर आबाद हैं तो कल कहीं और आबाद हो जाते थे। इनको खेती बाड़ी वगैरह भी नहीं आती थी, इसीलिए अभी तक भी इनके जिंदगी गुजारने का जो इकलौता सहारा था या तरीका था वो दरअसल जानवरों को पालना था। मगर देखिए कि शायद इन लोगों को भी कभी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ होगा कि इन लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, मतलब खेती बाड़ी ना आना और सिर्फ जानवरों पर ही गुजर बसर करना, यही इनकी आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। क्योंकि इसी एक चीज की वजह से अब ये लोग बहुत जल्द पूरी दुनिया पर छा जाने वाले थे। इनकी औलादें, इनकी नस्लें पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाने वाली थीं। मगर सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे? तो बात ये थी कि कुछ अलग अलग तरह के जानवरों को तो ये पहले से पाला ही करते थे, मगर अब वक्त के साथ इन लोगों ने घोड़ों को भी पालना शुरू कर दिया था। और अब धीरे धीरे ये यमनाया लोग जानने लगे थे कि घोड़ों को अपने कंट्रोल में कैसे करते हैं, उनसे कौन सा काम कैसे लिया जाता है। और घोड़ों को कंट्रोल करने वाली यही चीज ही इन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हुई। पहले तो इन लोगों ने घुड़सवारी शुरू की और उसके बाद इन लोगों ने रथ या तांगे वगैरह बनाने भी सीखने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि अब ये घुड़सवारी के जरिए से मिनटों में बहुत बहुत लंबा सफर तो तय कर ही सकते थे। ऊपर से अब जंगों में भी इन घोड़ों या फिर घोड़ा गाड़ियों की वजह से बाकी तमाम लोगों पर इन लोगों को बर्तरी हासिल हो गई थी। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो यमनाया लोग थे ये खाना बदोश हुआ करते थे, और अब तो इनके पास घोड़ा गाड़ी, रथ या ये सारी चीजें भी आ चुकी थीं। तो इसीलिए अब इन लोगों ने और भी ज्यादा दूर दूर निकलना शुरू कर दिया। काफी वक्त गुजरा और लगभग 8 से 4000 साल पहले इन्हीं यमनाया लोगों की एक शाख वेस्ट की तरफ को गई और यूरोप के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हो गई। और यूरोप के अलग अलग इलाकों में बसने वाले इन्हीं यमनाया लोगों की जो जबान थी वो वक्त के साथ फिर इटालियन, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश वगैरह में बदलती चली गई। और बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में बसने वाले इन्हीं यमनाया लोगों की एक और शाख वेस्ट की बजाय ईस्ट की तरफ को आई और पहले पर्शिया मतलब आज के ईरान और फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान जैसे इलाकों में आकर आबाद हो गई। और इस तरफ को आने वाले यमनाया लोगों की जो जबान थी वो वक्त के साथ फारसी और संस्कृत में बदल गई। इन्हीं आने वाले लोगों को आज के दौर में हम सब लोग आर्यंस कहते हैं। आर्यंस हिंदुस्तान में कब और कैसे आए थे, इसको लेकर 1850 में ब्रिटिश स्कॉलर मैक्स मुलर ने एक थ्योरी पेश की थी, जिस मशहूर और कंट्रोवर्शियल थ्योरी को आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक आज से लगभग 3500 साल पहले ये सारे आर्यंस लोग आज की रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान जैसे इलाकों से हिंदुस्तान की तरफ हमलावर हुए थे। जिस दौर में ये इस तरफ हमलावर हुए थे, ये दौर दरअसल इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर हुआ करता था। जी हाँ, हिंदुस्तान की वही सबसे पुरानी सभ्यता कि जिसके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे कई शहरों के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं। इस दौर में इस सभ्यता, इस तहजीब के अंदर जो लोग बसा करते थे वो नस्ली तौर पर द्रविडियंस हुआ करते थे। जब ये आर्यंस लोग इस तरफ हमलावर हुए तो उन्होंने इंडस वैली के जितने भी शहर थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया और यहाँ के जो असली शहरी थे मतलब के द्रविडियंस, उनको साउथ की तरफ धकेल दिया। और उसके बाद ये आर्यंस खुद हिंदुस्तान के नॉर्थ के पूरे इलाके में बसते चले गए। इस थ्योरी के मुताबिक आर्यंस ने ही यहाँ पर बसने के बाद वेदों को लिखा, इसके बाद इस इलाके में हिंदू धर्म को राइज किया और सबसे अहम बात ये कि कास्ट सिस्टम को हिंदुस्तान पर लागू किया। एक ऐसा कास्ट सिस्टम कि जिसमें उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, जबकि जो लोकल आबादी थी उनको सबसे नीचे रखा और एक तरीके से लंबे वक्त की गुलामी में धकेल दिया। अब दोस्तों 19वीं सदी में जैसे ही ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी बाहर निकल कर आई थी, फौरन ही पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया था। उसकी मेन वजह ये थी कि इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने भारत की हजारों साल के पूरे इतिहास पर यहाँ रहने वाले लोगों की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया था। लोगों ने भी इस थ्योरी को अपने अपने हिसाब से मतलब अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक या अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे थे कि जो इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो इसको पूरी तरीके से झूठा बता रहे थे और अंग्रेजों का षड्यंत्र बता रहे थे। तो वहीं कुछ ऐसे भी थे कि जिनको ये थ्योरी पूरी तरीके से लॉजिकल और सही लग रही थी। इस थ्योरी को सही मान लेने का मतलब ये था कि इस बात को माना जाए कि चाहे हिंदू धर्म हो, संस्कृत जबान हो या फिर वैदिक कल्चर हो, इन सारी ही चीजों का ताल्लुक असल में हिंदुस्तान से नहीं है, बल्कि ये तो आर्यंस के जरिए से या तो बाहर से आई हैं या फिर बाहर से आने वाले जो आर्यंस थे उन्होंने हिंदुस्तान में आकर शुरू किया था। इसीलिए हिंदू स्कॉलर्स या हिंदूवादी राजनीति करने वाले लोगों की तरफ से न सिर्फ इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, बल्कि दलील के तौर पर यह भी कहा गया कि दरअसल
दरअसल ये जो आर्यन थे ये तमाम के तमाम हिंदुस्तान से ही ताल्लुक रखा करते थे। ये कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि हमेशा से यहीं पर थे। और ये जो भारत की सबसे पुरानी तहजीब मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके भी अजीम और एडवांस शहरों को आर्यंस ने ही बसाया था। और ये जो साउथ इंडिया के द्राविडियंस हैं जिनको आप बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे धकेल दिया गया था, ये भी दरअसल कोई और नस्ल नहीं बल्कि आर्यंस ही हैं। और रहा सवाल इस बात का कि नॉर्थ इंडिया की तमाम जबानों में और यूरोप की तमाम जबानों में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज क्यों पाई जाती हैं, तो इसका जवाब ये दिया गया कि क्योंकि आर्यन सेंट्रल एशिया से नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान से ही थे, तो इसीलिए ये सारी की सारी जबानें भी सेंट्रल एशिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ही निकली हैं। मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो असली वतन है वो हिंदुस्तान है। जब आर्यंस लोग हिंदुस्तान से निकलकर अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हुए तो उनके साथ ये जबानें भी उस इलाकों में पैदा होती चली गईं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स या फिर हिंदू नेताओं का ये कहना था कि दरअसल ये अंग्रेजों की बड़ी साजिश है। वो इसके जरिए से हिंदुस्तान के जो तमाम हिंदू हैं उनको नॉर्थ वर्सेस साउथ मतलब कि आर्यंस वर्सेस द्राविडियंस में बांटना चाहते हैं। और वैसे दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं था कि ये थ्योरी अंग्रेजों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही थी। शायद इस वजह से क्योंकि इस थ्योरी के जरिए से वो हिंदुस्तान पर अपने कब्जे को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो हिंदुस्तान के आम लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम कोई नए नहीं हैं कि जो बाहर से आकर आप लोगों पर राज कर रहे हैं, बल्कि ये तो हिंदुस्तान का दस्तूर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बाहर से ही आए हुए हैं और बाहर से ही आने वाले लोगों ने अलग अलग वक्तों पर भारत के ऊपर राज किया है। इस थ्योरी के जरिए से वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि वो आर्यन की आला नस्ल से हैं। और तो और अंग्रेजों ने इस थ्योरी को बाइबल से तक जोड़ दिया था। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों के जरिए से ही ये दुनिया आगे बढ़ी थी। बाइबल के अंदर न सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों के जरिए से दुनिया के आगे बढ़ने का जिक्र है, बल्कि ये भी बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम की ये जो कश्ती थी ये तूफान के बाद जो अरारात की पहाड़ी है वहाँ पर जाकर रुकी थी। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो पहाड़ी है ये तुर्की के उस ऊपरी हिस्से पर मौजूद है, जो दरअसल उस दौर के हिसाब से देखें तो आर्यंस का जो वतन हुआ करता था मतलब कि सेंट्रल एशिया उसके बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है। तो इस हिसाब से अब अंग्रेजों ने ये भी नतीजा निकाल लिया था कि ये जो आर्यंस थे ये दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ही एक बेटे की औलाद थे, जो बाद में फिर यहाँ से दुनिया के तमाम अलग अलग इलाकों में फैलते चले गए। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जुड़ी हुई इन तमाम कंट्रोवर्सीज, इन तमाम अलग अलग विचारों के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि इस थ्योरी की साइंसी हकीकत क्या है। मतलब साइंटिफिक तौर पर अभी तक इस थ्योरी से जुड़ी हुई वो कौन सी चीजें हैं कि जो सही साबित हो चुकी हैं और वो कौन सी चीजें हैं कि जो पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस थ्योरी से जुड़ी हुई सबसे पहली चीज की जो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि आर्यंस हिंदुस्तान के नहीं थे बल्कि उनका ताल्लुक बाहर से ही था और वो किसी दौर में बाहर से ही यहाँ आए थे। और ये बात इसलिए कंफर्म हो चुकी है क्योंकि लंबे वक्त तक चलने वाली छानबीन में कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं कि जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज तो जबान ही है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली जो तमाम अलग अलग जबानें हैं वो दूर मौजूद यूरोप में बोली जाने वाली तमाम जबानों से तो मेल खाती हैं, लेकिन अपने बिल्कुल करीब में और पास ही में मौजूद जो साउथ इंडिया का पूरा इलाका है वहाँ पर जितनी भी जबानें बोली जाती हैं उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। क्योंकि साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, मलयाली या इस तरह की जितनी भी जबानें बोली जाती हैं वो नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली जबानों की तरह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, बल्कि वो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। और ये जो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है इससे जुड़ी हुई तमाम जबानें ही दरअसल हिंदुस्तान की पुरानी और असली जबानें हैं। एक और खास बात ये भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो जबान उस दौर में बोली जाती थी वैसे तो उसको अभी तक लाख कोशिशों के बावजूद भी पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली इस बात का इशारा जरूर मिल गया है कि वो जबान भी दरअसल इंडो यूरोपियन नहीं बल्कि द्रविडियन जबान थी। और एक्सपर्ट्स को इस बात का इशारा इस तरह से मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में जो दुनिया की बाकी तहजीबें थीं जैसा कि बाबुल की तहजीब या मिस्र वगैरह की, तो उनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था। खास तौर से 2500 से लेकर 1500 बीसी के बीच में पूरे वेस्ट एशिया में जो हाथी दांत की सप्लाई हुआ करती थी वो इंडस वैली से ही हुआ करती थी। और दिलचस्प बात ये देखने को मिली कि बाबुली तहजीब में इंडस वैली की तरफ से आने वाले इन हाथी दांतों या हाथी के लिए जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा था बिल्कुल उससे मिलते जुलते
ملتے ہوئے الفاظ ہی آج کی ڈیٹ میں بھی ساؤتھ انڈیا کے اندر ہاتھی وغیرہ کے لیے دراویڈین لینگویجز کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک اور ورتھ نوٹسنگ چیز یہ بھی ہے کہ انڈیا پاکستان کا وہ پورا علاقہ کہ جہاں پر ہزاروں سال پہلے انڈس ویلی سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، وہاں پر آج کے دور میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ چاہے ہندی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، یہ ساری کی ساری زبانیں ہی انڈو یوروپین فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، مطلب نارتھ کی وہی ساری زبانیں کہ جن کو آرین سے جوڑا جاتا ہے۔ مگر ان تمام کے بالکل بیچو بیچ میں پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں ایک زبان پائی جاتی ہے کہ جس کو براوی کہا جاتا ہے۔ یہ آج کی ڈیٹ میں لگ بھگ 20 سے لے کر 22 لاکھ لوگوں کی مادری زبان ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ اس پورے علاقے میں اکلوتی ایسی زبان ہے کہ جو انڈو یوروپین فیملی کی بجائے اس فیملی سے بلونگ کرتی ہے کہ جس فیملی سے ساؤتھ انڈیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں بلونگ کرتی ہیں، مطلب کہ ڈراویڈین فیملی۔ اب اگر دنیا کے نقشے کو دیکھا جائے تو جہاں پر یہ براوی زبان بولی جا رہی ہے اس کا ساؤتھ انڈیا سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے، بلکہ دوری کے حساب سے ان دونوں کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس علاقے میں ایسی زبان کا ہونا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہو نہ ہو کبھی دراویڈین فیملی کی ہی تمام زبانیں ہندوستان کے پورے علاقے پر بولی جاتی تھیں، مگر انہی کی ہی ایک زبان کسی طریقے سے اس علاقے میں سروائیو کرنے میں کامیاب رہی۔ آرینز باہر سے ہی آئے تھے، اس بات کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن مطلب جو ہندوستان کی سب سے پرانی تہذیب ہے، ہڑپا موہنجوداڑو جیسے اس کے جتنے بھی علاقوں میں ابھی تک جتنی بھی کھدائی ہوئی ہے یا اس پر جتنا بھی کام ہوا ہے، ریسرچ ہوئی ہے، ان تمام چیزوں سے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ انڈس ویلی کے اندر رہنے والے جو تمام لوگ ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کی جو تمام بستیاں ہیں، وہ ساری کی ساری چیز آرین سے بالکل الگ ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف یہ جو انڈس ویلی تھی یہ شہروں والی ایک سبھیتا تھی، وہ بھی اس طرح کے شہر کہ جو اس دور کے حساب سے دنیا کے سب سے ایڈوانس شہر سمجھے جاتے تھے، وہیں دوسری طرف ویدوں کے اندر جس آریہ سماج کا ذکر ہوا ہے وہ تو دراصل گاؤں وغیرہ میں رہنے والی اور کھیتی کرنے والی سوسائٹی ہے، جن کے بارے میں پڑھنے پر انڈس ویلی کی طرح شہر وغیرہ کے آثار بالکل نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں ایک طرف انڈس ویلی کے اندر گھوڑوں یا پھر گھوڑا گاڑی، رتھ، تانگا وغیرہ ان سب کا کوئی خاص ذکر نہیں ملا ہے، وہیں دوسری طرف ویدوں کے اندر گھوڑا یا اس طرح کی چیزوں کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ انڈس ویلی میں رہنے والے لوگ جہاں ایک طرف اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے تو وہیں دوسری طرف آرینز اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آرینز اور انڈس ویلی میں رہنے والے لوگوں کا کوئی کنیکشن ہوتا یا یہ دونوں ہی لوگ سیم ہوتے تو کم سے کم انڈس ویلی سویلائزیشن کے ختم ہو جانے کے بعد اس کی جو زبان تھی یا باقی چیزیں تھیں ان کو پوری طریقے سے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ آرینز کے ساتھ ہی نارتھ انڈیا کے باقی علاقوں میں پھیلنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انڈس ویلی نام کی یہ سبھیتا ختم ہوئی، اس کے ساتھ ہی اس کی زبان اور باقی تمام چیزیں بھی پوری طریقے سے ختم ہو گئیں۔ اس کی زبان تو اس طرح سے مردہ ہو گئی کہ آج لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایکسپرٹس اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ انڈس ویلی کی کھدائی میں جو انسانوں کے ڈھانچے ملے ہیں، ایکسپرٹس کو انڈس ویلی کے انسانوں کی لاشوں کے ان ڈھانچوں کے ڈی این اے میں اور آرینز کے بیچ کوئی بھی سملیرٹی نہیں ملی ہے، جبکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نارتھ انڈیا میں بسنے والے انسانوں کے ڈی این اے میں ایک خاص قسم کی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو یوروپ کے انسانوں کے ڈی این اے میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دراصل ایک خاص قسم کی وہی سملر چیز ہے، وہی سیم چیز ہے کہ جو آرینز کے ڈی این اے کی پہچان سمجھی جاتی ہے، اور آج کے دور میں دنیا کے ہر اس علاقے میں رہنے والے انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جہاں جہاں پر انڈو یوروپین لینگویجز بولی جاتی ہیں، اور اس طرح سے یہ ڈی این اے والی چیز بھی آرین تھیوری کو صحیح ثابت کرتی ہے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے بیچ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ تو وہ تمام چیزیں تھیں کہ جو آرین تھیوری سے جڑی ہوئی صحیح ثابت ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک چیز کہ جو اس تھیوری سے جڑی ہوئی جھوٹ ثابت ہو چکی ہے وہ دراصل انویژن کی تھیوری ہے۔ جی ہاں، یہ جو عام طور پر آرین انویژن تھیوری بولا جاتا ہے، اس میں سے یہ جو انویژن کا ورڈ ہے یہی غلط ثابت ہو چکا ہے۔ آسان بھاشا میں کہیں تو ایکسپرٹس یہ مان چکے ہیں کہ ہاں، آرین بھارت سے تو نہیں تھے، یہ باہر سے ہی آئے تھے، لیکن یہ بھارت کے اندر حملہ کرتے ہوئے نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے پیسفلی سینٹرل ایشیا کے علاقے سے دھیرے دھیرے ایران اور ہندوستان کی طرف مائگریٹ کیا تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ یہ لوگ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، ایک جگہ پر نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ وقت کے ساتھ اور ضرورتوں کے حساب سے اپنا ٹھکانہ
बदलते रहते थे। तो शायद उसी दस्तूर के मुताबिक ही ये लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की तरफ चले आए थे। यही वजह है कि आज की डेट में, मतलब जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तब तक ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, इसको अब आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के साथ बदल दिया गया है। रहा सवाल इंडस वैली की बर्बादी का, तो ये माना गया है कि जिस वक्त आर्यन सेंट्रल एशिया की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, तब ऑलरेडी ये इंडस वैली नाम की जो सिविलाइजेशन थी, जो तहजीब थी, वो अपने आप ही तबाह हो चुकी थी। और इसकी तबाही की वजह बाहर से होने वाला कोई हमला नहीं, बल्कि कुदरती आफात थी। मतलब कि मौसम में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आ गया था, नदियां सूख गई थी और बुरी तरीके से सूखा पड़ गया था। तो इसीलिए जब आर्यंस की हिंदुस्तान में एंट्री हुई थी, तब तक ऑलरेडी ये तमाम शहर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके थे। वैसे तो दोस्तों, ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है और अपने आप में ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल, मतलब विवादित भी है। यही वजह है कि आज भी आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इसको पूरी तरीके से सही मानते हैं कि हाँ, आर्यंस आए थे और हमला करके आए थे। तो वहीं कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो इसको पूरी तरीके से नकार देते हैं कि आर्यंस बाहर से आए ही नहीं थे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की अपनी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे